नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक विपक्षी दलों की सियासी जमीन हिलती दिख रही है। एसआईआर की कार्रवाई के बाद जो तस्वीर सामने आई उससे कई पार्टियों पर सवाल उठने लगे। दरअसल एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के दौरान कहीं घुसपैठियों की पहचान हो रही है तो कहीं फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आया। यहां कहा जा रहा है कि लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की गुंजाइश है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हजारों नहीं बल्कि लाखों घुसपैठियों की पहचान की बात अब तक सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा योगी ने घुसपैठियों को लेकर मुहिम तक छेड़ दी। देश के अवैध नागरिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन टॉर्च उत्तर प्रदेश में छेड़ा गया। लेकिन इसके उलट पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं के नाम पर सियासी पार्टियों का रोना गाना जारी। ममता बनर्जी और पार्टी बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी एसआईआर के जरिए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के आरोप लगा रही हैं। इन सब के बीच बंगाल में ममता को चुनौती देने वाले विधायक हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। इसके लिए हुमायूं कबीर ने तुष्टीकरण की राह पकड़ ली है। एसआईआर के जवाब में मुसलमानों को खुश करने के लिए और अपने खेमे में ओवैसी की पार्टी को जोड़ने की भी कोशिश वो कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की एआईएमआईएम वाकई हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी और इसका मतलब यह होगा कि ओवैसी 2027 के यूपी चुनाव में बाबरी का नाम जमकर उछालेंगे। मुसलमानों की साधने की कोशिश हुमायूं कबीर और ओवैसी साहब करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तुष्टीकरण के लिए बंगाल में फर्जी मतदाताओं की फौज खड़ी कर दी गई? क्या वोट बैंक के खातिर कुछ पार्टियों ने फर्जी मतदाता खड़े किए और घुसपैठियों को यहां का वोटर बना दिया गया? सवाल यह भी कि क्या मुसलमान मतदाताओं के खातिर देश में आक्रांता बाबर का भी गुणगान किया जाएगा? आज इसी पर करेंगे ब्रह्मास्त्र, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। देश के लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो अब बेनकाब हो रहा है। एसआईआर के चलते घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। लाखों फर्जी वोटर्स के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए, लेकिन पहले चरण के एसआईआर में जो आंकड़े सामने आए हैं वो वोट बैंक की फैक्ट्री पर प्रहार करने वाला है, क्योंकि फर्जी मतदाताओं की इस फैक्ट्री पर चुनाव आयोग का ताला लगने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए वो चौंका देने वाले हैं। पहले फेज के एसआईआर ड्राफ्ट में 58,80,000 वोटर्स के नाम हैं, जिनमें 24 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 12 लाख मतदाताओं को ट्रेस नहीं किया जा सका। 19 लाख वोटर्स दूसरी जगह जा चुके हैं। पुरानी लिस्ट में करीब 1,37,000 फर्जी या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, जिन्हें अब बंगाल के वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। ड्राफ्ट की हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई कि दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा 8 लाख मतदाताओं के नाम एसआईआर से बाहर होंगे, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 44,000 नाम हटाए गए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम से भी 10,000 वोटर्स की पहचान हुई है, जो या तो मर चुके हैं या उनका नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में था। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लाखों वोटर्स के पिता का नाम गलत या बेमेल है। कई वोटर्स उनके पेरेंट्स की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र के लाखों नए वोटर सामने आ गए। चुनाव आयोग ने एक अभियान चलाया शुद्ध मतदाता सूची बनाने का, और मुझे लगता है उसमें तमाम कारणों से तमाम लोगों के नाम हट रहे हैं और उसी हिसाब से ये 58 लाख नाम हटे होंगे। कई लोग उन पतों पे नहीं रहते, कई लोग मृत हो चुके हैं, कई लोग वहां पर जहां रहते थे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे तमाम कारणों के कारण ये नाम कट रहे हैं। मुझे लगता है एक शुद्ध मतदाता सूची सामने आएगी, लोगों को वोट डालने में आसानी होगी। दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पर हमला किया। अमित मालवीय का दावा है कि ममता ने एक तरफ रैली के दौरान एसआईआर फॉर्म नहीं भरने का दावा किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया, उसे जमा भी करवा दिया। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर बीजेपी के कई नेता लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी फर्जी वोटर्स के सहारे सत्ता में बनी हुई है और टीएमसी इन आरोपों को नकारती रही है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इतने सालों तक ये नाम लिस्ट में कैसे बने रहे। एक तरफ जहां एसआईआर के चलते उत्तर प्रदेश से बंगाल तक फर्जी मतदाताओं की पहचान हो रही है, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के
ऑपरेशन टॉर्च से घुसपैठिए डरे हुए हैं, बॉर्डर पार भागने की फिराक में हैं। वहीं बंगाल की सियासत में एक ऐसा ट्विस्ट भी सामने आ रहा है जिसका असर न सिर्फ बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश और देश में होगा। असल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर एसआईआर के जवाब में तुष्टीकरण की राह पर चल पड़े हैं। वो एआईएमआईएम के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन करना चाहते हैं ताकि बंगाल में उनकी सियासत बची रहे, जबकि ओवैसी की पार्टी इस मौके को भुनाने की कोशिश में जुट गई है ताकि हुमायूं की बाबरी के नाम पर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश से देश तक मुसलमानों के बीच अपनी ताकत बढ़ा सकें। हमारे साथ बात करने के लिए स्टेट प्रेसिडेंट इमरान जी हैं। सर, आपके तरफ से क्या स्टैंड है? हुमायूं कबीर ने तो क्लियर कर दिया कि वो आपके साथ हैं, आपसे बात कर रहे हैं। पार्टी का स्टैंड क्या है, आप लोग का स्टैंड क्या है? हुमायूं कबीर साहब ने बोला है ये बात, और जब उन्होंने बोला कि नहीं वो इतना पॉजिटिवली बोल रहे हैं वो, लेकिन हम गठबंधन कैसे करें उनसे? किस उनकी पहले पार्टी तो बनाए, 22 तारीख को पार्टी अनाउंस करेंगे। मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको बोला पहले पार्टी बनाइए, फिर आपकी बात रखते हैं असद साहब के सामने। तो मैंने बात असद साहब वो पार्टी बनाएंगे फिर करेंगे उसके बारे में बात। अच्छा है, देखिए पॉजिटिवली क्या असद साहब हमारा जो यहाँ बंगाल में जो सेंटिमेंट है हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद मालदा मिले के, उनका बहुत जबरदस्त मैसिव उनके सपोर्ट में आपने देखा जो उन्होंने शिलान्यास के बारे में बुनियाद रखी है बाबरी मस्जिद की, फिर आज पहली जुमा की नमाज की वहां पर उन्होंने। तो एक अच्छा माहौल है उनके लिए, तो हम लोग भी देख रहे पॉजिटिव सोच है अपनी पार्टी की तरफ से। बंगाल और यूपी दोनों अलग अलग राज्य हैं और वहां अलग अलग पार्टियों की सरकार है। एसआईआर को लेकर इनकी सोच भी अलग है। योगी घुसपैठियों के खिलाफ हैं, ऑपरेशन टॉर्च के जरिए अपना दम दिखा रहे हैं, जबकि टीएमसी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या तुष्टीकरण की राह पर चलने से सत्ता की राह करीब हो जाती है? क्या घुसपैठियों के दम पर अब पार्टियां सरकार बनाएंगी? क्या जानबूझकर उत्तर प्रदेश और बंगाल में घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया जा रहा है, या फिर वोट बैंक कानून से ऊपर हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, एसआईआर देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी देश में कई बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, लेकिन तब बवाल नहीं हुआ। 2025 में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो इस पर बवाल हो रहा है। लेकिन सवाल यह कि अब तक की एसआईआर की प्रक्रिया में यह बात तो सामने आ रही है कि कई सारे फर्जी वोटर्स हैं। तो फर्जी वोटर्स जब पकड़े जा रहे हैं, और चूंकि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाया जा रहा था, विपक्ष लगातार क्वेश्चन कर रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो अब कम से कम विपक्ष को गलत कहना पड़े, यह मानना पड़ेगा कि फर्जी वोटर एग्जिस्ट कर रहे थे और उस वोटर लिस्ट के संशोधीकरण का काम या शुद्धिकरण का काम होना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग कह रहा है या बीजेपी कह रही है। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ गई जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, अमितोष पारीख हमारे साथ जुड़ गए जो कि वीएचपी के प्रवक्ता है, अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अशोक यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, और मोहम्मद नसीफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए, नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता है। सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं शुरुआत बादल दा आप ही से करता हूं। भाई, जब तक कुछ सामने नहीं आ रहा था, गलतियां पकड़ी नहीं जा रही थी, आप लोगों ने सवाल उठाए और उन सवालों में लोगों ने आपका साथ भी दिया कि भाई हो सकता है कि वोट चोरी हो रही हो सकता है कि बीजेपी या चुनाव आयोग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब तो यह पता चल रहा है कि तकरीबन 58 लाख वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स थे, जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। सर, 58 लाख इज अ बिग नंबर। अब तो मानेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक हो रही है पश्चिम बंगाल में कम से कम। सर, सुबह सुबह झूठ मत बोलिए। अच्छा, दोपहर हो गया, एक बात किया, झूठ मत बोलिए। 58 लाख फर्जी वोटर नहीं है, सब मिला के 58 लाख उन्होंने लिस्ट डिक्लेयर किया। टोटली 58 लाख फर्जी वोटर नहीं है। अच्छा। दूसरा बात है जो आप चर्चा में लिया, 10 मिनट में मैंने आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और देखिए हुमायूं कबीर को ओवैसी जी उन्होंने बताया, उनको पहले पार्टी बनाने दीजिए। एक चीज आपको पहले समझना होगा, और पूरे पैनलिस्ट को और पूरे देशवासी को, पहले हुमायूं कबीर को दल घोषित करना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का कुछ क्वेरीज तक रहता है, उस क्वेरीज का आंसर भी देना पड़ता है, 10-20 क्वेरीज रहता है। उसके बाद इसको पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, उसके बाद उनका हियरिंग पड़ेगा। हियरिंग के बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। उसके बाद सिंबल ऑर्डर होता है, सिंबल ऑर्डर मिलेगा पार्टी बनाने की प्रक्रिया मत समझाइए ना बादल दा, मैंने इसलिए आपको शुरुआत में नहीं रोका। बादल दादा सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। आज के समय में सब टेक्नोफाइड है, खोलकर देख लेंगे पार्टी बनाने की प्रक्रिया क्या। पार्टी बनाने की प्रक्रिया मत समझाइए।
वो हुमायूं इसलिए कबीर की बात मैं बोल इसलिए रहा हूं। क्योंकि एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर जो तुष्टीकरण की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एसआईआर के खिलाफ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल बात उसकी की जा रही थी। वो एडिटोरियल लाइन थोड़ा समझने की जरूरत है आपको, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन बादल दा, आप जो बात कह रहे हैं ना कि 58 लाख फर्जी वोटर्स नहीं है, बिल्कुल सही साहब। मैंने कब कहा कि फर्जी वोटर्स हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये वो वोटर्स हैं जो वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। उनमें फर्जी भी हो सकते हैं, उनमें वो भी हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनमें वो भी हो सकते हैं जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर चुके हैं। तो भाई अगर गलती थी वोटर लिस्ट में तो वो शुद्धिकरण की जरूरत है कि नहीं है बादल दादा? बिल्कुल सर। हाँ, आप अब मुझे 1 मिनट तो टाइम दीजिए सर, प्लीज 1 मिनट टाइम दीजिए। तो मैंने क्यों कहा, तो पार्टी बनाने के बाद 2-3 महीना, 4 महीना, 1 साल भी लग सकता है। तो इलेक्शन में कैसे वो उम्मीदवार खड़ा होगा पार्टी के नाम से? फिर नहीं हो सकता। वो तो उम्मीदवार जो खड़ा, उसका उम्मीदवार जो खड़ा वो निर्दलीय हो सकता है, लेकिन पार्टी के नाम से नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। बादल दादा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तीसरा बात है जो आपका जो सवाल है, हाँ, मैं कह रहा हूं एसआईआर पर बात करते हैं। ममता बनर्जी कह रही है एसआईआर नहीं होना चाहिए, बीजेपी कह रही है एसआईआर का फॉर्म भरकर आई है खुद ममता बनर्जी। वो लोगों को गुमराह कर रही है क्या एसआईआर के नाम पर? और वो भी तब जब देश देख रहा है कि कैसे 58 लाख वोटर्स जो हैं जिनको लिस्ट से बाहर किया जाना है, जो डिजर्व नहीं करते उस वोटिंग लिस्ट में होना। इस पर बात कीजिए ना बादल दादा। मेरा कान अभी भी ठीक है सर, मैं सुना तो आपका सवाल। एक की सवाल 3 बार 4 बार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो सुना है। बादल दादा, मैं वही तो कह रहा हूं, आप एसआईआर पर जवाब दीजिए ना, पार्टी बनाने पर ध्यान दे रहे हैं आप। सर बोलने लीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, फर्जी वोटर 18 लाख के नहीं है, ट्रांसफर हो सकता है, मीटो भी हो सकता है, बहुत सारे होता है। लेकिन ममता दीदी ने एसआईआर का फॉर्म भी कालीघाट पे उन्होंने लिया। लेकिन एसआईआर में जो सवाल था, 1 करोड़ लोग नाम नहीं रहेगा, 2 करोड़ लोग नाम रहेगा, रोहिंगा है। बिहार में रोहिंगा नहीं मिला, कोई घुसपैठिया नहीं मिला बिहार में। बंगाल में देखिए ना, बंगाल में इंडिया ने कहा 99% सबमिटेड हो गया, और कुछ लोग जो है जो 58,000 के अंदर जो जिसका नाम नहीं है वो उसको 6 नंबर फॉर्म 16 तारीख से दिया जाएगा। नहीं तो बादल दादा, मुझे एक बात तो बताइए, पश्चिम बंगाल के लिहाज से बादल देवनाथ जी एक बात बताइए, हमारी सहयोगी पूजा मेहता पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आपके स्टेट कैपिटल में मिड ऑफ द सिटी वो रिपोर्टिंग कर रही थी, और जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई झुग्गियां वहां पर खाली दिखाई दी। वो कहां चले गए सर? मुर्शिदाबाद के लोग, वो जो बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइन लगाकर खड़े, वो कौन लोग हैं? और मैं आपको बताऊं, गड़बड़ी सिर्फ इतनी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जो 58 लाख लोग हैं ना बादल दादा, 58 लाख लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता का नाम सही नहीं बताया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पिता के और उनकी उम्र में मात्र 15 साल का डिफरेंस है। ये गलती मानते हैं कि नहीं मानते वोटर लिस्ट में? सुनता नहीं है बात। 58 लाख के अंदर उसके बाद जो हियरिंग होगा, हियरिंग में जैसे मुझे मान लीजिए मेरा नाम नहीं है, मैं हियरिंग में जा सकते 6 नंबर फॉर्म फिलअप करो, ये 58 लाख फरवरी के अंदर 20 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। 58 लाख की पूरा कंप्लीट नहीं है, आपको हियरिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद डीएम ऑफिस में सुना नहीं होगा, उस पर 58 लाख से और कम हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। और जो लोग बाहर गए, जो अवैध तरीके से आए, बाहर चले गए, जा सकते हैं। बादल दादा, ये क्या 10 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं है क्या स्टेट के लिए? 10 लाख फर्जी वोटर का मतलब जानते हैं आप? 10 लाख गलत वोटर का मतलब जानते हैं आप बादल दादा? होम मिनिस्टर का फंक्शन क्या है? बीएसएफ क्यों घुस ठीक है, ओके। और बीएसएफ प्रियंका टिग्रेवाल जी क्यों जाने दे? वो कह रहे हैं बताइए बिहार में कितने रोहिंग्या पकड़े गए, वो कह रहे हैं बताइए उत्तर प्रदेश में कितने रोहिंग्या पकड़े गए, पश्चिम बंगाल में कितने रोहिंग्या पकड़े गए, जरा बताइए इनको। लेकिन इसका देखिए, ठीक है, ओके बादल दादा, आपकी बात का जवाब देनी है बीजेपी प्रवक्ता। बोलिए, कान से सुनिए, मुंह से नहीं। पहले तो बादल दा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, और ये लोग खुदा के पास ही जाएंगे, क्यों? भगवान पर विश्वास इनका हो गया, खत्म। देखिए, ये कहते हैं कि यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है। 58 लाख में तो कम से कम 40 लाख मृत वोटर्स हैं, मरे हुए, जिनका ठिकाना नहीं था, मगर फिर भी वो वोटर लिस्ट में है। तो भूत आते हैं तृणमूल को वोट देने के लिए, भूत आते हैं तृणमूल को वोट देने के लिए। अब क्या है, ये मरे हुए लोगों का कार्ड इन लोगों ने बांग्लादेशियों को दे रखा था। भाई भतीजे हैं ममता के, भाई भतीजे हैं। देखिए ना कैसा दुख हो रहा है, देखिए कैसा दुख हो रहा है। ये बस्तियां जो खाली हुई, ये बस्तियां जो सुनसान हुई, वो कौन थे? वो कौन के थे? रिश्तेदार थे इनके, वो रिश्तेदार थे इनके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ममता बनर्जी बादल दादा एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशनल बादल दादा आपके सवालों का जवाब दे रही है बीजेपी, एक एक
करके। ममता बनर्जी ने, चिल्लाइए, कोई नहीं सुन रहा, आवाज बंद है आपकी। तो ममता बनर्जी ने शुरू से ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया को ठुकराया। उन्होंने कहा कि नहीं करना, फॉर्म नहीं भरना। मैं पूछती हूँ, पहले तो उनको पूछिए ममता बनर्जी ने भरा कि नहीं। देखिए कितनी झूठी मुख्यमंत्री है। उन्होंने लोगों को कहा कि मत भरना, फॉर्म मत भरना। उन्होंने लोगों को कहा कि फॉर्म मत भरिएगा एफआईआर का, ठीक है। उसके बावजूद खुद का फॉर्म भर लिया। और सबसे ज्यादा तो ये चीज कि ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जितने भी जुडिशियल सर्विसेज वाले लोग हैं, जजेस हैं या पब्लिक पोर्टफोलियो में ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं या मुख्यमंत्री हैं या मिनिस्टर है, अगर वो फॉर्म ना भी भरे तो पेज 33 जो जनरल है, ट्रेनिंग जनरल एफआईआर का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों का नाम जो है वो। प्रियंका मैम आप ठीक कह रही हैं भाई, लेकिन सवाल तो ये है ना कि देश में एसआईआर की प्रक्रिया बहुत नई नहीं है। ये 1952 से शुरू हुई, बिल्कुल ऑफिशियली 2003 में हुई, 2002-2003 में। लेकिन प्रियंका जी मेरा सवाल ये है, जो मैं चाहता हूं कि आप विपक्ष को भी जवाब दें, कि क्या देश में वाकई रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं? क्या बांग्लादेशी देश से बाहर हो रहे हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद? भैया, जो बंगाल छोड़ करके बॉर्डर पर लाइन लगा रहे हैं भागने के लिए, वो क्या हमारे जने हुए हिंदू हैं? नहीं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। क्यों भाग रहे हैं आज क्यों भाग रहे हैं उल्टे पैर? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि पकड़े गए तो डिटेंशन कैंप जाना पड़ेगा। गांव के गांव खाली हो गए। देखिए सबसे बड़ी बात, डायमंड हार्बर जहां से ममता का भतीजा आता है, वहां पर खुद ही 2.5 लाख से ऊपर फेक वोटर्स है। 7 लाख लोग अगर वोट देते हैं, उसमें से 2.5 लाख अवैध वोटर्स। तो आप समझिए कि कितना गोलमाल हो रहा है, कितना घोटाला हो रहा है। ओके, और मतलब प्रियंका जी आप ये कह रही है कि ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में अगर फर्जी वोटर्स पकड़े जा रहे हैं, अगर डायमंड हार्बर में फर्जी वोटर्स पकड़े जा रहे हैं, तो ये वोटर है ममता बनर्जी और टीएमसी के। मुख्यमंत्री की विधानसभा में 40,000 फर्जी वोटर ऑलरेडी पकड़े गए, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। ओके मैम, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बादल दादा सवाल सुन लीजिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। बंद है आपकी आवाज, अब बोलिए। बादल दादा मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरा सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। बोलिए। प्रियंका टिब्रेवाल कह रही है जो बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइन लग रही है वो रोहिंग्याओं की लाइन है। प्रमाण और कितने चाहिए आपको? और जो लाइन लगा रहे हैं उनसे कैसी हमदर्दी है आपकी सर? आपने कोई परिचय पत्र कुछ लिया है उनके पास से? तो क्यों आपने कुछ परिचय पत्र है? वो लोग क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको डिक्लेयर किया। एसआईआर वाले तो बिहार में लेकर के घर घर जा रहे हैं। बोला कि एक रोहिंग्या, इसमें एक विधानसभा में बोरे भर के नकली वोटर कार्ड निकल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया, इलेक्शन कमीशन बोल रहा 100% सॉफ्ट लैक कुछ लोग काम दे दिया। ठीक है, ओके तालिका मिला का 8 मैं आ रहा हूं। ठीक है प्रियंका टिब्रेवाल जी, बादल देवनाथ जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं फिर आ रहा हूं सर। ओके बादल जी मैं फिर आ रहा हूं। बादल जी मैं फिर आ रहा हूं। प्रियंका मैम मैं फिर आ रहा हूं। ओके थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टीएमसी तो नहीं मान रही है, उसके पास तो 10 क्लॉज एंड क्लॉज हैं उस 58,000 को लेकर भी, अब माफ कीजिएगा 58 लाख को लेकर भी। लेकिन अशोक यादव जी भाई, लखनऊ के डालीबाग की तस्वीर देखने के बाद जिसमें पूरी की पूरी बस्तियां खाली हो गई एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, आप तो कम से कम कह दीजिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ठीक हो रही है। जो घुसपैठिए वो बाहर जा रहे हैं, अवैध वोटर सब वोट नहीं दे पाएंगे 2-2, 3-3 जगह। आप तो कम से कम मानिए, कम से कम ये डर तो मत दिखाइए कि पीडीए का हक छीना जा रहा है एसआईआर के जरिए भी। देखिए अनुराग जी, सरकार बड़ी कंफ्यूज्ड है और इस कंफ्यूजन में वो ये नहीं बता पा रहे सरकार के लोग यहाँ पे जो बैठे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया क्यों हो रही है और जो सिटीजनशिप डिसाइड करने की प्रक्रिया सर, संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने क्लियर किया कि ये वोटर्स शुद्धिकरण है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है और इसलिए हो रही है प्रक्रिया। जी देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लगातार होती है। इसका घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं। घुसपैठियों को पकड़ने का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अलग जो स्कीम चलती है। अब सवाल है कि एंटी घुसपैठिया गवर्नमेंट जो अपने आप को कहती है कि हम घुसपैठिया विरोधी सरकार हैं, ये सरकार का अगर आप अनुराग रिपोर्ट कार्ड देखेंगे जिसको हम लोग जो मार्कशीट कहते हैं, तो इसमें देखेंगे तो ये मात्र 11 सालों में 3,000 घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया है, मात्र 3,000। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। और जो सरकार प्रो घुसपैठिया सरकार, जिसको मनमोहन सरकार को ये लोग कहते हैं घुसपैठिया सरकार है, उस सरकार ने 88,000 घुसपैठियों को रिपोर्ट किया था। ये तो बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात, आप हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कभी कभी जब बुरे वक्त में होते हैं, तो हे दुख भंजन आरती नंदन सुन लो हमारी पुकार। तो ये दुख भंजन घुसपैठिया इनका है। घुसपैठिया भाजपा का चुनावी दुख भंजन है। एक घुसपैठ चालीसा पढ़ते हैं, जैसे चुनाव आएगा घुसपैठ चालीसा है दुख भंजन आरती नंदन सुन लो हमारी पुकार। वो सरकार तो कंफ्यूज है आपके आरोपों
मुताबिक। चालीसा नहीं अशोक भाई, अशोक सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना अनुराग जी। तो अगर घुसपैठियों का ही साथ लेना तो SIR क्यों करवा रही सरकार? आपके मुताबिक तो सरकार ही करवा रही है ना। अजीब पुत्र आपको हरा देता है। नहीं मेरे कहने का मतलब पुत्र सुन लो हमारी अनुराग, मेरे कहने का मतलब मैडम थोड़ा आ रहा हूँ एक एक थोड़ा शांत रहिए। आ रहा हूँ मैडम थोड़ा शांत रहिए। आ रहा हूँ एक एक करके अमितोष भाई आ रहा हूँ। हाँ प्लीज ओके हाँ, अशोक जी। मेरे कहने का मतलब था अगर घुसपैठिए ही वोट दे रहे हैं बीजेपी को तो ये क्यों करवा रहे हैं SIR? और आएगा पाकिस्तान। SIR देखिए फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। अच्छा, confuse SIR बताइए घुसपैठियों को पकड़ने की प्रक्रिया नहीं है। SIR वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है। ये लगातार चलती आ रही है। तो अपग्रेडेशन भी हो रहा है तो गलत क्या है अशोक भाई? अगर अपग्रेडेशन भी हो रहा है वोटर लिस्ट में तो गलत क्या है? हम लोग गलत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो वैध वोटर नहीं वो बाहर हो रहा है ना, इसमें गलत क्या है? ये तो देश का हक है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाले और देश का व्यक्ति ही वोट डाले। बांग्लादेशी अगर वोट डाल कर ना जाए ये तो देश का हक है। मैं कह रहा हूं पूरी प्रक्रिया में, पूरे देश की SIR की प्रक्रिया में अगर 2 घुसपैठिए भी पकड़े जा रहे हैं तो गलत क्या है? देखिए समस्या यह है कि घुसपैठिया पकड़ने के लिए SIR हो ही नहीं रहा है। SIR हो रहा है वोटर लिस्ट अपडेट के लिए। घुसपैठिया पकड़ने में सरकार पूरी तरह फेल्योर है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री लाल किले से रो रहे थे कि घुसपैठिया डेमोग्राफी बदल रहा है। अरे भैया आपका MHA क्या कर रहा है? आपके बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं? आपको तो माफी मांगना चाहिए कि 11 साल से हम घुसपैठियों को घुसा रहे हैं। अब बात करने की हमारी हैसियत नहीं है। आपके पास घुसपैठिया पकड़ती है। जवाब दे रही है। ओके ये खुद ही कंफ्यूज है। पहले तो ये कह रहे हैं कि SIR जो है घुसपैठिया पकड़ने की प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको बताती हूँ शुद्धिकरण बोल करके कुछ होता है। तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, जो मर गए उनका नाम काटो, जो मर गए उनका नाम काटो, ताकि आप जैसी पार्टी वाले लोग जो फेक वोटर कार्ड बना करके लोगों को दे देते हैं कि जाओ मुर्दे का भी वोट दे आओ, वो नहीं हो सके। जो बाहर से आए हैं उनका भी नाम कटना चाहिए और उनको कंट्री से बाहर निकलना जाना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं आप खुद ही कंफ्यूज है। देखिए F फॉर पुलिस और F फॉर फिश दोनों होता है, मगर आप जो है वो खाली F फॉर फिश पढ़ेंगे, F फॉर पुलिस भी तो पता होना चाहिए ना। तो वैसे ही SIR की जो प्रक्रिया हो रही है उससे इतना दर्द हो रहा है। बोले मनमोहन सिंह सरकार ने ये किया वो किया। अरे मनमोहन सिंह से पहले राजीव गांधी ने जो किया आज उसी के लिए तो बताइए इतना नकारापन क्यों है आपके सरकार का? इतना नकारापन क्यों मोदी सरकार का? का बड़ा शौक है 3000 घुसपैठियों को पकड़ने की क्षमता आपकी है और आप हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, घुसपैठ चालीसा पढ़ रहे हैं, आपकी विनती तो किसी ने सुनी नहीं। लेकिन अशोक जी एक मिनट, मैम प्लीज एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ अब अमितोष भाई को भी थोड़ा सा इस चर्चा में एंटर करवा जाए, अवधेश सर के पास भी, नफीस भाई के पास भी चला जाए। एक मिनट मैं अशोक सर आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि भाई बड़ी दिक्कत है ना, लाल किले से PM नरेंद्र मोदी अगर डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हैं तो दिक्कत, उस वक्त भी कैसे रिएक्शंस आए थे सुन लिया था। आज जब कुछ किया जा रहा है तो दिक्कत है। आप बोल रहे हैं नहीं इंटेंशन वो नहीं है, और आप इसको PDA का भी डर दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों के वोट छीन लिए जाएंगे। भाई अमितोष जी मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास सारी संस्थाएं हैं, सारे इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद भी अगर घुसपैठिया घुस रहा है, डेमोग्राफी बदल रहा है तो धिक्कार है। ये वैलिड पॉइंट है सर आपका, धिक्कार है। इस पर कहीं कोई गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी जवाब दे दे, मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड लेकर जवाब दे दीजिए। बात में गलती है, इनकी बात में गलती है। ये कह रहे हैं मोदी जी के पास सारी संस्थाएं, सारे संस्थान है, नहीं वो कांग्रेस के पास हुआ करता था, इसीलिए हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आपने जो है CBI को पैरेट बना करके रखा है। मैम लेकिन उनका सवाल नहीं कि सरकार आपकी MHA आपके पास नहीं, मोदी जी के पास, उनकी सरकार के पास। दूसरी बात ये कि जितने भी ये लगवा स्टेट्स हैं जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, आप बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए। अमित शाह ने कम से कम 4 बार ममता बनर्जी को कहा कि इतनी जगह पर फेंसिंग की दरकार है, ये लैंड एक्वायर करके हमें दे दीजिए। ममता बनर्जी ने किसी का जवाब ही नहीं दिया। अरे कैसे फेंसिंग कराएंगे, कैसे फेंसिंग कराएंगे? और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन अगर डेमोग्राफिकली एक चीज देखेंगे तो पूरे देश के बॉर्डर्स पर फेंसिंग लगाना ये फिजिबल नहीं है। उसमें राज्य सरकारों को भी साथ आना पड़ेगा ताकि डिटेक्ट किया जा सके, और इन जो रोहिंग्या हैं या जो बाहरी हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं डिपोर्ट किया जा सके। इसमें राज्य सरकार को भी साथ देना होगा, लोकल पुलिस भी काम करती है, LIU भी काम करता है। मैं आ रहा हूं, बादल दादा आ रहा हूं। शुरुआत में बहुत मौका दिया मैंने आपको, लेकिन अवधेश सर मैं आपके पास आऊं। अमितोष भाई आप चूंकि जवाब देना चाह रहे थे अशोक यादव को, भाई मैं अभी भी इस चर्चा में ये नहीं समझ पा रहा कि अगर 58 लाख वोटर्स वो हैं जो लिस्ट में नहीं होने चाहिए, इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? ये गलत को गलत क्यों नहीं कह पा रहा विपक्ष? और अनुराग ये सिर्फ 58 लाख नहीं है, जिन लोगों ने जमा भी किए हैं उसमें भी ऐसे निकलेंगे। मैं आ रहा हूं मैम, आपका पॉइंट वैलिड है। अमितोष भाई प्लीज। अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना
वक्तव्य रखूं उससे पहले मैं निवेदन करता हूं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी इन्फ्लिट्रेटर्स इंट्रूडर्स को भारत के नागरिक मांगते हैं, वो उनकी तरफ से पैरवी मेरे बोलने के बाद कर ले, बीच में नहीं करे। दूसरी बात, मैं अशोक यादव को भी अपोज करता हूं, जिस तरह से हिंदू धर्म की धार्मिक आस्थाओं का हाथ करते हुए हनुमान चालीसा को घुसपैठिया चालीसा बोलते करे, लेकिन आज जो डिबेट का विषय नहीं है, जनता को दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। अब आती तीसरी बात, सबसे पहले किसी भी प्रक्रिया के ऊपर में अगर कोई बात होती तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हैं अनुराग भाई। बिल्कुल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लगातार तरीके से पिटिशंस फाइल हुई डिफरेंट एनजीओ की तरफ से, टीएमसी के एमपी मोहिया मित्रा की तरफ से, और उन पिटिशंस में क्या हुआ मैं आपको देता हूं। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि बिहार का जो एसआईआर था इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मतलब आपने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का। कोर्ट ने कहा इन आवर प्राइमरी फेसी व्यू दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इन आवर ओपिनियन इट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस लग रहा है, लेकिन यहां पे बैठे हुए बांग्लादेशी रोहिंग्या के ठेकेदारों को वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं लग रहा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ यू हैव गुड रीजन टू डिस्कार्ड आधार कार्ड देन यू शुड डू इट, लेकिन इनको उसके ऊपर में भी ऑब्जेक्शन हुआ। कौन गए थे? वही लोग कोर्ट के समक्ष गए जिन्होंने 120 सांसदों ने मिलकर अभी एक जज के विरुद्ध इंपीचमेंट मोशन की बात करते हुए ओम बिरला जी को एप्लीकेशन दी। चौथी बात, केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि अगर इसी इसको कर रहा है वी विल नॉट इंटरवीन इन एसआईआर, इट्स a constitutional process under Constitution of India under Article 324 and Section 21 Clause 3 of Representation of Public और Democratic Act of 1950, जहां भारत के संविधान इनको इजाजत देता है। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, बीएलओ के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है वेस्ट बंगाल में, ये बादल दा बैठे हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रेज्ड एन अलार्म ओवर रिपोर्ट्स बूथ लेवल ऑफिसर्स एंड अदर फील्ड स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन द एसआईआर। कहा द कोर्ट क्वेश्चन द अनलेस द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल इट विल बी कंसीडर्ड एज एनआरकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा क्यों, क्योंकि बीएलओ के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। अब कहा घुसपैठिए का है, अशोक यादव ने भी घुसपैठियों की पैरवी करी, बादल दा तो करते ही आएंगे। आप सुनिए, in areas where earlier about 100 new voters were added, the number of suddenly jumped to 900। 3 महीने के अंदर में फ्रेश वोटर लिस्ट में 100 से 900 जने इकट्ठे हो जाते हैं। कहां से आए ये? मालदा, मुर्शिदाबाद, नालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, नॉर्थ 24, साउथ 24। ये वो है जहां पर डेमोग्राफिक कंडीशन लगातार चेंज हुआ। बादल दादा जवाब दे रहे हैं, अमितोष भाई बादल दादा जवाब दे रहे हैं आपकी बात के। जल्दी से बादल देवनाथ जी, फिर मैं अवधेश सर के पास और नफीस भाई के पास जा रहा हूं, प्लीज बादल दादा जल्दी। सबसे पहले बीएसपी के प्रवक्ता मेरा छोटा भाई को कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जो शुभेंदु अधिकारी है बंगाल में जो विपक्ष नेता विरोधी नेता है, उन्होंने फैक्ट रखे बादल दादा, उन्होंने फैक्ट रखे, उन्होंने बताया कि क्यों इन्फिल्ट्रेटर्स बाहर होना चाहिए, कैसे चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है ये करवाना एसआईआर। बादल दादा, शुभेंदु अधिकारी, मैं जो बोल रहा था तभी बीच में बोलता है। देखिए ऐसा है ना बादल देवनाथ, दादा दादा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि तमीज से बात कीजिए। पहली बात तो सुनिए, प्लीज सर, प्लीज सर, आंसर ले लीजिए सर। मैं बादल दादा, मैं कह रहा हूँ आप शुभेंदु अधिकारी की बात जिस दिन होगी कर लेना। नंदीग्राम में हराया था ममता दीदी को, जिस दिन होगी बात कर लेना। मैं कह रहा हूं उन्होंने फैक्टफुली बताया कि कैसे देश के अंदर इन्फिल्ट्रेटर्स है और क्यों बाहर किया जाना चाहिए और कैसे चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उस पर बात कीजिए ना बादल दादा। आपको आप क्यों बुलाया मुझे? मेरे पास मेरे से आंसर लेना है तो आपको मैंने शुभेंदु अधिकारी पर बात करने के लिए तो नहीं बुलाया कम से कम आपको। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, बीच में टोक रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए। आपका शुभेंदु अधिकारी, आपका चैनल का जो शुभेंदु अधिकारी है, हमारे चैनल का नहीं है सर, मेरे चैनल में कोई शुभेंदु अधिकारी नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, देश देख रहा है आपको, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे क्यों टोक रहा है? वो तो भाजपा के लिए टोक रहा है ना। अरे भाई मैं देश के वोटर के लिए टोक रहा हूँ आपको। बताइए ना एसआईआर में क्या दिक्कत है? पकड़े गए ना 58 लाख मिले ना जो अवैध वोटर है। आप मुझसे छोटा है, मैं शहर बोल रहा हूँ। बादल दादा, मैं भी तो आपको दादा कहकर, बंगाली में दादा का मतलब बड़ा भाई होता है ना, मैं कह रहा हूँ ना बड़ा भाई आपको। मैं आपको शहर कर रहा हूँ, मैं वेस्ट नहीं कर सकता सर टाइम आपसे। आपको बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊँ। आंसर ले लीजिए। हाँ प्लीज जल्दी से सर, शुभेंदु अधिकारी से अलग प्लीज। आप बोलना छोड़िए। आपका शुभेंदु अधिकारी, आप लोगों का शुभेंदु अधिकारी हर दिन यहाँ पर कहा 1 करोड़ लोग बात जाएगा, 2 करोड़ लोग बात जाएगा, मुसलमान नहीं जाएगा। उसका चाल उल्टा हो गया। हिंदू का एक जो नाम देख रहे हैं ना 18 लाख, इसमें मुफा संप्रदाय, नमो संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय का नाम सबसे ज्यादा है। जैसे असम में था 14 लाख हिंदू, यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू का नाम है 18 लाख के अंदर।
आपको कुछ आता है? दिल में दर्द होता है? भाई 10 हम लोग बंगाली हैं, बंगाल में रहते, बंगाल के संविधान में लोगों को साथ रहते हैं। आ रहा हूं अब्दुल भाई, आ रहा हूं। बैठे झूठा बात बोलते हैं ना, जैसे वो देखिए सुनिए ना, ऐसा एक मिनट बादल दादा थोड़ा सा चिल हो जाए। बादल दादा अगर आसपास में ठंडा पानी थोड़ा सा पी लीजिए। सुनिए प्रियंका मैम एक मिनट, बादल देवनाथ जी एक मिनट, अमितोष भाई एक मिनट। अगर बादल दादा आसपास में ठंडा पानी है तो थोड़ा सा पी लीजिए। सुनिए ना, अगर शुभेंदु अधिकारी 1 करोड़ की बात करें, शुभेंदु अधिकारी से जवाब दीजिए। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि मैं कह रहा हूं कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर द नंबर ऑफ 1 करोड़। आप इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि कुछ तो इन्फिल्ट्रेटर्स पकड़े जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 500 भी पकड़े गए तो ये 500 क्या देश में रहने के अधिकार रखते हैं क्या? अवधेश सर, ये 58 लाख पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के अंदर संभावित 50 लाख, बिहार में तकरीबन 69 लाख जो वैध वोटर्स नहीं है, ये आंकड़ा क्यों नहीं देख पा रहे विपक्ष? अनुराग जी, आ रहा हूं बादल दादा, प्रियंका मैम आ रहा हूं। अनुराग पहले तो ये बात समझिए। अवधेश सर प्लीज, आ रहा हूं। नफीस भाई आ रहा हूं आपके पास। देखिए अनुराग, अगर आप नहीं पहले तो मेरी आपत्ति सुनिए। अगर आप 26-27 मिनट मुझे बैठा के पूछेंगे, आपका डिबेट नहीं होता तो मैं वॉकआउट कर जाता। आखिर बादल देवनाथ ने एक लाइन बताओ कि सार्थक बात बोलिए। मैं 26 मिनट से बैठा हुआ हूं, आप बार बार कह रहे हो कि अवधेश सर आपके पास आता हूं। क्या बोले बादल देवनाथ? हर चीज पर बादल, जिस पार्टी ने घुसपैठियों को बसाया है, सीमा पर हकीमपुर में घुसपैठिए खड़े हो रहे हैं, 15,000 के आसपास पुषण किया जा सकता है। जो पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि घुसपैठिया है, उसके प्रवक्ता, उसके आदमी को प्रवक्ता भी नहीं है, बैठा करके आपने 10 बार बोलवा लिया है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ऐसे तो नहीं होता है। मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ। 58 लाख तो बिल्कुल अवधेश सर, मैं ये बात चाह रहा था कि टीएमसी का स्टैंड पता चले कि कम से कम अब तो माने कि गलत पकड़े जा रहे हैं। सुनो, हाँ नहीं टीएमसी, अरे भाई हर बार नहीं सुनिए, ऐसा नहीं होता कि कोई बोलेगा उसका टीएमसी जवाब दे ही। और बादल देवनाथ टीएमसी के अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता, आपके गेस्ट है, आपको अधिकार है, लेकिन हर बात पर बीजेपी बोले ही और टीएमसी बोले, ऐसे थोड़े होगा। टीएमसी क्या बोल रही है? जिस पार्टी के मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह रहे कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी और लोगों को उकसा रही है, उस पार्टी से आप क्या बात करेंगे? उनका फॉर्म भरा गया है। जिस पार्टी के एक विधायक कह रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसको अरेस्ट करने के बदले उसको निलंबित करके खुलेआम छूट देती है, उनकी पुलिस के संरक्षण में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ती है। आप बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी का हम बार बार बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये देश का सवाल है, ये देश का सवाल है। घुसपैठिए जो है देश के लिए खतरा है। बाबरी के नाम पर अगर इस देश में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चंदे मिल रहे हैं, तो ये केवल तृणमूल और कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न है। इस देश में लिबरल मुसलमान भी है, उनको ममता बनर्जी या कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए ना, ये अशोक यादव है, देवनाथ है, एक बार भी बताइए, मैं इन लोगों को पूछने की भी जरूरत नहीं। क्या इस देश ने कभी देखा है कि ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी या किसी विपक्ष के नेता ने 10 साल में घुसपैठियों को निकालने के लिए एक आवाज उठाई हो? जब आवाज उठती है तो आपका सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया था 27 जून को, मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से 2216 किलोमीटर लगती है, 1563 किलोमीटर पर बाड़ लगाए जा चुके हैं, 112 किलोमीटर ऐसे हैं जहां की लगाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन शेष जो 450 किलोमीटर है उसमें इतनी बैठकें हो चुकी है, पत्र लिखा जा चुका है, राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। और जहां थोड़ी जगह है, जब बीएस लोग जाते हैं लगाने के लिए तो धार्मिक नारे लगते हैं और टीएमसी के लोग उसको रोकते हैं जी। अब आप एसआईआर, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि एसआईआर इतने जहरे नागों को बीच से निकाल देगी। एसआईआर तो ठीक है, वोटर का शुद्धिकरण है, लेकिन जिस ढंग से इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में अगर विदेशी नागरिक हमारे देश में सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं विदेशी नागरिक हूं, पॉलिटिकली कुछ भी कहा जाए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये वाकई में वोट बैंक से कोई संबंध है कि जो विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध करी थी? 10 सेकंड में सर, वोट बैंक से संबंध है इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है? गलत को गलत नहीं कह पा रही पार्टियां? नहीं, ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट, इससे अगर हम बोलेंगे तो मुसलमान वोट हमारे साथ एकजुट रहेगा। ममता बनर्जी का संकट यही है कि अभी तक उनको सपोर्ट करते हैं तो मुसलमान हमारे साथ रहता है, और दूसरा इसका कोई कारण ही नहीं है। ओके, नफीस भाई, ये एसआईआर के एजेंडे के इतर बाबरी मस्जिद को लाकर क्या
ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि वो कंसोलिडेशन हो, जैसा कि अवधेश सर भी जिक्र कर रहे हैं? और क्या उस नैया पर, जिस नैया पर अभी सवार है हुमायूं कबीर, क्या उस पर AIMIM भी सवार होने जा रही है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और पूरे डिबेट का ये जो चर्चा था घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, जी सर, तो एज ए इंडियन मुस्लिम मेरा सीधा सीधा मानना है कि ये देश मेरा है, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर हमारे देश में घुसता है, कोई भी आदमी अगर हमारे देश में घुसता है, उसको वोट देने का कोई राइट है, और वो घुसता कैसे, उस पर जांच होनी चाहिए। ट्रू सर। मैं भारतीय हूं या नहीं हूं, अगर बीजेपी वाले ये सोचिए ना सोचिए, उनकी सोच मेरी जूती पर। मैं भारतीय हूं, मुझे पता है, और मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है, ये भी मुझे पता है। दूसरी बात नहीं होता है, ऐसा होता, आपको पता है कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। आप सुनिए, तुष्टीकरण की जहां तक बात आप कर रहे हैं, आपने कहा है मैम तुष्टीकरण करती है। हम बंगाल में डिमांड कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जो कि मुस्लिम एरिया में नहीं है, हिंदू एरिया में भी नहीं है, तो हम तुष्टीकरण कहां से कर रहे हैं? आप तुष्टीकरण बोलिए ना, टीएमसी वाले करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं। तो आपको पता है कि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में बना के रहूंगा, ये तुष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं बता रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं, एक मिनट मैं उस पर आ रहा हूं। SIR अगर इसलिए की जा रही है कि हाँ वहां पर आपको सिटीजनशिप छीनना है, लोगों का नागरिकता छीनना, तो टीएमसी वाले SIR बंगाल में क्यों होने दे रहे? आर्टिकल 326 हमें अधिकार देता है वोट देने का। ECI का काम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि वो कभी भी SIR करे, कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। SIR के खिलाफ जाके क्या ही करेंगे आप, वो तो संवैधानिक तरीके से है। लेकिन जब आप उसका लिंक, उसका कनेक्शन 2003-2002 से बिहार पर भी, क्योंकि सरकार कह रही है, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, तो कम से कम आप तो साथ दीजिए इसमें। बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन जो चीजें हैं वो दस्तावेजों के तौर पर और डेटा के रूप में सामने भी आ रही हैं, इसके बावजूद भी गलत को गलत ना कह पाना, ये कौन सी मजबूरी है? क्या